अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। सबसे पहले प्रोग्राम में बात होगी अफगानिस्तान की, जहां तालिबान की नई काबीना कल 11 सितंबर को अपने ओहदों का हलफ उठाने जा रही है। नई हुकूमत की तकरीब हलफ बर्दारी कल दारुल हुकूमत काबुल में होगी। हलफ बर्दारी की इस तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान, चीन, तुर्की, रूस, उज़्बेकिस्तान, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान को दावतनामे इरसाल कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान भर से सियासी रहनुमा, कबायली अमायदीन और जय्यद उलमाए कराम भी इस तकरीब में शरीक हों। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन की जानिब से तालिबान की अबूरी हुकूमत पर खदशात का इजहार किया गया है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से नई अफगान हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। उधर अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि तालिबान के साथ गुफ्तगू जारी रखना सबके मफाद में है। नाज़रीन, न्यूयॉर्क में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ज़मीर अकरम ने कहा कि अफगानिस्तान के मुंजमद अकाउंट्स की बहाली ज़रूरी है और आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की बुनियाद पर काबुल को इमदाद भी फराहम करे। आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान ने अफगान अवाम के लिए इमदादी सामान और तिब्बी इमदाद के 3 जहाज अब तक अफगानिस्तान भिजवा दिए हैं। तालिबान की बात करें तो पंजशीर में सर्च ऑपरेशन उसकी जानिब से आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और तालिबान ने हामिद कारज़ई एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके काबुल एयरपोर्ट रख दिया है। अफगानिस्तान में 25 अस्पताल और क्लिनिक अभी तक आलमी बैंक फंडिंग अगर नहीं कर रहा है तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको बताएं कि उन्होंने वजारत सेहत को नोटिस भेजा है कि मजीद ऑपरेशन जारी नहीं रह सकता है। तालिबान से मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। बहुत सारी जगहों से ये आवाज़ें भी आ रही हैं, लेकिन एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि अफगानिस्तान में माशी बदहाली से लाखों अफराद मुतासर हो सकते हैं। लेकिन काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि तालिबान की अबूरी हुकूमत में ख़वातीन का कोई हिस्सा अभी तक दिखाई नहीं देता। तालिबान ने अमरीकी और दीगर ममालिक के लोगों को अफगानिस्तान से जाने की इजाज़त दे रखी है। फ़्लाइट्स यहाँ पर जो हैं वो काम कर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, और सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं बल्कि जो मुल्क के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर दीगर शहरों के लिए, दीगर सूबों के लिए जो फ़्लाइट्स हैं उनको भी बहाल कर दिया गया है। सूरत हाल किसी हद तक बहुत मामूल पर आती हुई दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर यहाँ एयरपोर्ट पर होने वाले हमलों के बाद से जो सूरत हाल क्रिएट हुई थी, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा संभाला और बेहतरी दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो कल होने जा रहा है, एक जानिब 9/11 हमलों की यादगार पर एक तकरीब हो रही होगी और यह तकरीब हो रही होगी अमेरिका के अंदर, और दूसरी जानिब हम ये देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर ख़ास उसी वक्त, उसी टाइम पर, उसी डेट पर यहाँ की जो नई काबीना है, जो कि अबूरी काबीना है, वो अपने ओहदों का हलफ उठाने जा रही होगी। सूरत हाल क्या है, सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इसी पे बात करने के लिए हमने राबिता किया है हसन खान साहब से। IR एक्सपर्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, और जब IR एक्सपर्ट हैं तो आप समझ ही गए हैं कि बैनुल-अक़वामी उमूर चाहे वो अफगानिस्तान से रिलेटेड ही क्यों ना हो, उन पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन खान साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हसन खान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, ये फरमा दीजिएगा, आज हमें अक़वाम मुत्तहिदा से ये आवाज़ सुनाई देती है कि जी अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये आवाज़ सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि वहाँ से ये बात समझी गई कि अगर मुज़ाकरात नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल तनहा छोड़ दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं शिद्दत पसंदी में इजाफा हो सकता है? ये आवाज़ इसलिए आई है? और अगर ये आवाज़ इसलिए आई है तो क्या आइंदा हम कोई ऐसी आवाज़ भी आते सुनेंगे कि नहीं जी अब ताल्लुकात भी इनसे बहाल करने चाहिए, हुकूमत को भी तस्लीम करना चाहिए? देखिए जी, मेरे ख्याल में दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है कि अफ़गानिस्तान में इस वक़्त जो है वाक़ईतन तालिबान जो है या तालिबान मिलिशिया जो है उनकी हुकूमत है। और ये भी बात वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 सालों से यही तालिबान जो थे, उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो ख़ुसूसन अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे थे, तो काफ़ी हद तक एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो चुकी है। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान जंग जो है जो गुज़िश्ता तकरीबन मोर देन 40 ईयर्स से ये जारी है, और ये 20 साल जो अमेरिका का सबसे तवील तरीन जंग समझा जाता है। वो एक फटीग में भी एंटर हो चुकी है, और पूरी दुनिया और ख़ुसूसन जो है, जो खित्ते के ममालिक है, वो ये चाहते हैं कि अब अफ़गानिस्तान की जंग का ख़ात्मा होना चाहिए। और मेरे ख़्याल में जब डॉक्टर अशरफ गनी की हुकूमत के आखिरी दिन थे, उस वक़्त मग़रिब से और अमेरिका से कुछ ऐसी इशारे मिल रहे थे
कि अफ़गानिस्तान में अब जो भी आए उनको मौका मिलना चाहिए अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के मुताबिक ताकि अफ़गानिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, अफ़गानों का जो सबसे बड़ा मसला है, वो अमन है। पहले हमने अमन कायम करना है, वहाँ पे जंग का खात्मा करना है। तो यही वजह है और साथ-साथ मैं समझता हूँ कि जो रीजनल कंट्रीज़ है, जिसमें ख़ुसूसन पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है, दुनिया को कन्विंस करने पे कि अभी आगे जो है, अगर हम इन पे कटघरे लगाएँगे, इन पे सैंक्शन लगाएँगे इनको जो है तंग करेंगे, उनको नहीं मानेंगे, तो ये तो 20 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और ये आगे भी चलता रहेगा और अफ़गानिस्तान जो है, ये एक बार फिर दहशतगर्दों का जो टेररिस्ट सिंडिकेट है उसका अड्डा बन जाएगा। ऑलरेडी जो है बिल्कुल जी, अगर आप मरकज़ देखें बन सकता है इज़राइल एक बार फिर से ये दहशतगर्दी का। यही वजह है कि आज हमें अक़वाम मुत्तहिदा से ये बात सुनाई दी कि जी मुज़ाकरात का जारी रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा हसन खान साहब कि अनाउंस ये किया जाता है तालिबान की जानिब से कि हमारी जो नई काबीना है वो ठीक उसी तारीख को हलफ उठा रही होगी जब 9/11 हुआ था। आपको नहीं लगता कि अमेरिका जो ये नारा लगा कर आया था कि मैं यहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा करके जाऊंगा, बाद में अलबत्ता उसने अपना बयान चेंज कर लिया कि दहशतगर्दी का खात्मा तो मैं नहीं करने आया था, मैं तो अपने अवाम को महफूज बनाने आया था। क्या उसने अपने अवाम को महफूज बना लिया? और कल जब एक जानिब अमेरिका अपने जख्म चाटता हुआ हमें दिखाई देगा, एक बड़ी तकरीब वहाँ पर हो रही होगी 9/11 के हमलों की जगह पर, और दूसरी जगह पर तालिबान जो हैं उनकी काबीना हलफ उठा रही होगी, तो आपको नहीं लगता कि 20 साल पहले जो कहा गया था उस कहे जाने पर अमेरिका को सुबकी का सामना करना पड़ सकता है कल भी? देखिए जब से अमेरिका निकला है और 15 अगस्त से जो है काबुल और पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में आ चुका है, तो उसी ही दिन से हम देख रहे हैं कि अमेरिका को काफ़ी जो है उसका सामना है। अंदरूनी तौर पर भी उनका जो मीडिया है, उनके जो थिंक टैंक्स है उनके जो अपोज़िशंस है वो काफ़ी तनकीद कर रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के। साथ-साथ बिल्कुल। मगरिबी ममालिक या यूरोपियन कंट्रीज़ से भी ऐसी आवाज़ें आ रही है कि ये 20 साल जो था इट वाज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल कि जिस पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इन्वेस्टमेंट हुई, थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स जो है उनको उनका ज़िया हुआ और आखिर में अगर हमने यही कुछ करना था कि उन्हीं तालिबान को दोबारा हमने हुकूमत में लाना था, तो ये 20 साल हम क्यों लड़े और क्यों हमने 20 सालों में जो है लाखों अफ़गानों की और हज़ारों अमरीकियों, यूरोपियन कंट्रीज़ उनकी जानें ज़ाया कर दी। तो मेरे ख़्याल में ये जो अब तालिबान कर रहे हैं, वो एक विक्ट्री को जो आप समझ लें कि एक साइकी उनकी जो है या उनका जो परसेप्शन है या वो नैरेटिव को भी स्ट्रॉन्गर करना चाह रहे हैं कि असल में तालिबान ने ये जंग जो है, ये जीती है और उसी ही दिन ये इनका एक पॉलिटिकल जो है एक इम्पैक्ट डेफिनिटली होगा कि 9/11 जिस दिन से अमेरिका ने आगाज़ किया और जिस दिन से अमेरिका ने मतलब एक ये कानून पास किया इंटरनल वो जो सिक्योरिटी का और बाहर जहाँ पे भी उनको थ्रेट महसूस हो, वहाँ पे जाके वो हमले कर सकते हैं और उन्हीं बिना पे वो अफ़गानिस्तान आए, उन्हीं बिना पे वो इराक चले गए। तो मेरे ख़्याल में ये 20 साल बाद वही दिन है वही तालिबान है, वही अफ़गानिस्तान है और वो दोबारा जिस तरह आपने बता भी दिया कि कल जो है 11 सितंबर है और 11 सितंबर को जो है वो 9/11 जो मशहूर हुआ है, वो तालिबान उसी दिन हल्फ उठाएँगे। तो इसका मतलब ये है कि तालिबान अपनी विक्ट्री का जो परसेप्शन है या जो नैरेटिव है, उसको स्टैम्प करना चाह रहे हैं। कल पूरी दुनिया में एक साइड पे 9/11 की तकरीबात होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तालिबान वाला इतना अहम बिल्कुल जी, इश्यू है ऐसा ही है। कि अब जिस फतह पर वो स्टैंप चाह रहे हैं, कहीं न कहीं हमें उस पर स्टैंप लगता हुआ दिखाई भी तो दे रहा है ना हसन खान साहब। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो अभी भी बहुत हद तक सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान की इस नई काबीना देखें को, बुरी काबीना को। चीन और रूस मेरे के ख्याल बारे में में सर ये मैं बात करना चाह रही हूँ। मेरे ख्याल में ये जो रीजनल ममालिक हैं स्पेशली चाइना स्पेशली जो है रशिया और भी ममालिक क्योंकि देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है अगर हम यूफेमिस्टिकली ना क्लियर कट बोल सके तो अमेरिका ने वाकई शिकस्त खाई है और जिस तरह देखे सोवियत यूनियन की भी विड्रॉल हुई थी बड़ी डिसेंट विड्रॉल थी जब सोवियत फोर्सेज जो थे लास्ट फौजी जब उनका निकल रहा था और हमने देखा जब अमेरिका ने जिस तरह विड्रॉल किया उससे ऐसा लग रहा था कि वो भागती हुई एक उसमें थी जिस तरह उसने बागराम एयरबेस को छोड़ दिया जिस तरह उसने काबिल एयरपोर्ट को आपने देखा कि किस तरह लोग जो जहाजों के साथ जो है वो जहाजों पे चढ़ रहे थे तो अमेरिका ने खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि वो जो परसेप्शन है
कि वो दे आर रनिंग अवे फ्रॉम अफगानिस्तान। वो खुद अमरीकियों ने भी उसको काफी स्ट्रांग कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये तालिबान बड़े श्रूड है। 2 साल वो डिप्लोमेसी में भी उसने गुजारे। वो समझते हैं कि कहाँ पे हमने कौन सी डेट पे हमने करना किया है, किसको कौन सा पैगाम जो है वो पहुंचाना है। तो इसलिए दैट्स द रीजन के कल का दिन का जो इंतखाब है, क्योंकि 15 अगस्त अगर आप देखें तकरीबन मोर देन ये 25 दिन जो है ना ये हो रहे हैं, और लेकिन 25 खास दिन तौर पर इसी वक्त का इंतजार किया गया और अब फाइनली कल ये होने जा रहा है कि एक जानिब जहाँ तकरीबात हो रही होंगी, दूसरी जानिब यहाँ हम देखेंगे कि तालिबान की जानिब से जो अबूरी काबीना है ये हलफ उठा रही होगी। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब, आप सीनियर तज्जियाकार हैं, अपनी राय दे रहे थे अफगानिस्तान के इन तमाम मामलात पर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें इसी शो में मजीद बहुत सारे टॉपिक्स शामिल करने हैं, बहुत सारी खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। काम करें और इंशाल्लाह ये वादा है आपसे कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास मौजूद है, उसमें इंशाल्लाह जो बंद पड़ा, जो हो सका, इंशाल्लाह मैं उमर और उधर राजा बशारा साहब हैं और बाकी टीम है और मेरे साथ मेरे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पिंडी से, वो भी अपने हल्कों में काम कर रहे हैं। तो ये आपसे हम कमिटमेंट करते हैं इंशाल्लाह ये प्लॉट पे जगह नहीं है, हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बाकी इंडिया बाईपासेस बड़े मेगा प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों का, अपने बच्चों का, अपने तमाम तर लोगों का मैं आपकी एक और बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एज सेक्रेटरी जनरल मुझे पार्टी की ड्यूटीज भी देनी पड़ती हैं और मैं शायद उस लिहाज से शायद हल्के में कम भी आता हूँ, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आपने ये मौका दिया मुझे कि मैं बैठ के पार्टी के काम भी कर सकूँ। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और सब भाइयों का, खास तौर पर यूथ का। और मेरी यहाँ पे कम्युनिटी पख्तून कम्युनिटी बहुत बड़ी है इस पूरे इलाके में, तो उनका भी मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और 12 तारीख देखें, 12 तारीख इलेक्शन नहीं है, ये आपके हल्के के डेवलपमेंट का मसला है। जो काम हो रहा है उसको आगे लेके जाने का काम है, आपके मुस्तकबिल का सवाल है, आपकी इमरान खान की वोट डालना है। तो मैं एक दफा फिर तमाम साथियों के साथ अपनी तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने MNA समूंगे, MPA समूंगे, वज़ीर-ए-आला समूंगे, वज़ीर-ए-आज़म समूंगे, उनको बुआई करना। इस वक्त रावलपिंडी में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमिर महमूद कयानी और उनके हमरा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुराद सईद भी मौजूद थे। जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में भी अवाम ने जो फैसला दिया, गिलगित बल्तिस्तान में जो फैसला हुआ, वैसा ही फैसला रावलपिंडी के कैंटोनमेंट इंतखाबात में भी अवाम की जानिब से देखने को मिलेगा। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुत्तहिद होकर रहिए, सिर्फ इसी तरीके से आप पाकिस्तान को दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत बना सकते हैं। जो अल्लाह ने पाकिस्तान में डाइवर्सिटी दी है और जो आगे इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये टूरिज़्म हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा और टूरिज़्म सबसे ज़्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हमें बात करनी है चीनी सदर शी चिनपिंग और अमेरिकी सदर जो बाइडन के माबैन 7 माह के बाद टेलीफोनिक राबिते की। आपको बताएं कि ये टेलीफोन कॉल तकरीबन 90 मिनट तक जारी रही है और इसी टेलीफोनिक कॉल में अमेरिकी सदर का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन रवाबित जारी रखने के ख्वाह हैं। चीनी सदर ने कहा कि अगर दोनों ममालिक मिलकर काम करें तो दुनिया भर के लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। नाज़रीन, दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वबा और मौसमियाती तगय्युरात के हवाले से भी बातचीत की है और दोनों सदूर ने चीन अमरीका तनाज़े से बचने से मुतालिक क्या इकदाम किए जा सकते हैं इस पर भी तबादला ख्याल किया है। व्हाइट हाउस इस टेलीफोनिक कॉल के बारे में बताता है कि दोनों रहनुमाओं की बातचीत में जोर दिया गया कि दोनों ममालिक के माबैन मुसाबिकत किसी भी सूरत तनाज़े की शक्ल इख्तियार न करने पाए। चीन का नशरियाती इदारा कहता है कि सदर शी चिनपिंग ने सदर जो बाइडन से खुली और तफसीली गुफ्तगू की है। दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के सदूर ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और वसी स्ट्रेटेजिक मामलात पर तबादला ख्याल किया है। आलमी मीडिया बताता है कि अमरीकी सदर का पैगाम ये था कि अमरीका और चीन के माबैन मुसाबकती माहौल के बावजूद मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल पैदा न होने पाए जहाँ दोनों ममालिक गैर इरादी तनाज़े का शिकार हों। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फरवरी 2021 में होने वाले राबते के बाद ये पहला राबता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जब सदारत का मनसब संभाला था उसके फौरन बाद सदर शी चिनपिंग को फ़ोन कॉल की थी। ये कॉल जो उस वक्त की गई थी 2 घंटे तक जारी रही थी। ख्याल ये किया जा रहा है कि जब सिफारतकारी का मामला हो तो सदर बाइडन ज़ाती ताल्लुकात की अपनी सलाहियतों पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। बाइडन ने ओबामा के दौर में बतौर नायब सदर अमेरिका चीनी सदर शी चिनपिंग से करीबी ताल्लुकात उस्तवार किए थे। ये एक साथ बहुत वक्त तक ट्रैवल भी कर चुके हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी अलग सलग कहा जाए कि पहले से मौजूद थी। अब उसी का बाइडन जो है फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, लेकिन जो फ़ायदा बाइडन उठाना चाह रहे हैं क्या वो उठा पाएंगे और चाइना क्या तवक्कुआत रखता है ख़ासतौर पर इस टेलीफोनिक कॉल के बाद, इस सारे मसले पर हम बात करेंगे। मोहम्मद ज़मीर असदी साहब से माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के और ख़ास तौर पर चाइना से रिलेटेड कोई भी स्टोरी हो, कोई भी खबर हो, उस पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया रखते हैं, तो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर असदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़मीर साहब बहुत शुक्रिया, वीडियो लिंक पर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़मीर साहब पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा, बात हम मुसलसल कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है अफ़गानिस्तान को लेकर। आज क्या वजह है कि जो टेलीफोनिक कॉल है जिसकी सारी डिटेल अभी मैंने बताई है इसमें कहीं भी अफ़गानिस्तान का जिक्र नहीं है? ये हाईलाइट नहीं किया गया कि दोनों के दरमियान इस पर बात हुई है या वाक़तन कोई जिक्र नहीं हुआ? ज़मीर साहब जी आपने डिटेल जो है वो गुफ्तगू की, फ़ोन कॉल के बारे में बताया। नाज़रीन जो है वो हमारे बखूबी वाकिफ़ हैं अब इसके कंटेंट से। मैं 1-2 बातें ऐड करना चाहूँगा इस फ़ोन कॉल के हवाले से प्लीज़। कि ये फ़ोन कॉल एक ऐसे वक़्त पर की गई है कि जब पूरी दुनिया की नज़रें इस वक़्त चीन और अमेरिका पर मौजूद हैं। और वो क्यों मौजूद हैं? क्योंकि चीन और अमेरिका 2 ऐसे बड़े ममालिक हैं जो कि इस वक़्त आलमी सफ़ारतकारी में, आलमी मईशत में, टेक्नोलॉजी में और मौसमियाती तग़य्युरात के हवाले से जैसा कि आपने बताया, वो उस पर अपना ज़बरदस्त असर व रसूख़ रखते हैं। दोनों ज़िम्मेदार ममालिक हैं और अपना किरदार वो बख़ूबी जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से निभाना है। तो ये जो टेलीफ़ोन कॉल हुई है 7 महीने के गैप के बाद, इसकी एक तो बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी क्योंकि ख़ास तौर पर इस वक़्त जो हम सूरत हाल इस खित्ते में, जैसा कि आपने अफ़गानिस्तान की बात की, हम जो इस वक़्त सिचुएशन है कि एक नया सेटअप अब अफ़गानिस्तान में अफ़गानी अवाम की उमंगों के मुताबिक जो है वो आ चुका है। एक उस हवाले से भी दोनों ममालिक की जो आला सतह की क़यादत है उसके माबैन गुफ्तगू होना थी। और उसके बाद ख़ास तौर पर इस वक़्त जो नोवल कोरोना वायरस की पूरी दुनिया में सूरत हाल इस वक़्त मौजूद है। पूरी दुनिया में हमें तबाहकारियाँ नोवल कोरोना वायरस की अभी तक नज़र आ रही हैं और डेल्टा वायरस और उसके बाद एक ब्राज़ीलियन जो एक वेरिएंट है इसका कोरोना वायरस का, वो भी पूरी दुनिया में अपने जो है वो रंग दिखा रहा है। तो ये एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि दोनों ममालिक जो हैं वो अपना जो इत्तेहाद है जो या अपना जो ताउन है वो बेहतर बनाएँ ताकि पूरी दुनिया को ख़ास तौर पर इस वक़्त जो नोवल कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल है उससे ज़रा बेहतर तरीके से छुटकारा जो है वो मिल सके और इस ताउन को जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पूरी दुनिया में इस वक़्त रिक्वायर्ड है, उसको ज़रा एक बेहतर पुश मिल सके। जो आपने ख़ास तौर पर बात की अफ़गानिस्तान की, यकीनन दोनों ममालिक के माबैन एक गहरा
राब्ता मुख्तलिफ इनके जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, उनके ज़रिए मौजूद है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल दोनों ममालिक के माबैन जो है, उस पर गुफ्तगू हो रही है और ये ज़्यादा जो इसका जो नुक्ता नज़र है गुफ्तगू का, वो यही है कि अब अफ़गानिस्तान में चूँकि जो नया सेटअप आ चुका है, वो देखना ये है कि इसको कैसे स्टेबल किया जाए, इस नए सेटअप के साथ कैसे रिलेशनशिप जो है वो डेवलप किया जाए और जो नए सेटअप की जो रिक्वायरमेंट है और जो अफ़गान अवाम की ख़ास तौर पर इस वक़्त जो ज़रूरत है, मुख्तलिफ शोबों के हवाले से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो सिक्योरिटी में असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो, ठीक है, उसको दोनों के किस तरीके दरमियान से ये पूरा बात किया हुई जाए। है बिल्कुल ज़मीर असदी साहब कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिन पर अगर दोनों मुल्क मिलकर काम करते हैं तो दुनिया में बहुत से लोगों का बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये जो कहा गया है कि मुसाबकत जो है दोनों के दरमियान हमें जो एक रेस दिखाई देती है, इसे किसी सूरत तनाज़े की शक्ल इख्तियार नहीं करनी चाहिए। ये आज दोनों की जानिब से कह तो दिया गया, लेकिन आप नहीं समझते ज़मीर साहब कि इसमें कुछ इक़दामात करने की भी ज़रूरत है, सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं होगा? और अगर इक़दामात करने हैं तो आप क्या समझते हैं, क्या इक़दामात हो सकते हैं सर, वो फौरी तौर पर जो लेना होंगे? जी, फ़ौरी तौर पर इस वक़्त चीन को जो शिकायत हैं अमरीका से, उन शिकायत को जो रिज़र्वेशंस हैं चीन की जानिब से, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है अमरीका की जानिब, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जब जो बाइडेन ने अमरीकी सदारत का ओहदा सँभाला, इस मनसब को सँभाला, तो चीन में ये तवक्को मौजूद थी कि जो बाइडेन जो हैं, वो जो फ़ॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी तरफ से जो ख़ास तौर पर चीन के हवाले से पॉलिसियाँ अपनाई गईं, उन पॉलिसियों को मुकम्मल तौर पर नहीं तो कम अज़ कम उसको रिवाइज़ ज़रूर करेंगे। उनको जो है एक स्टेप पीछे जाएँगे ताकि दोनों ममालिक के माबैन जो ताल्लुकात में कहीं न कहीं एक पेचीदगी मौजूद है, उसको एड्रेस किया जा सके। चीन के इस वक़्त जो शिकायत मौजूद हैं अमेरिका के साथ, उनमें सबसे पहले आप ज़मीर ये है असदी कि साहब ये बात कर रहे हैं जो ट्रंप के दौर में 2018 में हमने देखा था कि जो टैरिफ की एक जंग शुरू हो गई थी, आप उस जंग की जानिब इशारा कर रहे हैं और वो वाक़ईतन ख़त्म होती दिखाई देगी ख़ास तौर पे इस फ़ोन कॉल के बाद? जी, आपने बिल्कुल ठीक ज़िक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो तिजारती जंग का आगाज़ किया गया, उसमें तकरीबन 300 अरब डॉलर से ज़ायद के एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ्स जो हैं, वो चीनी जो दरामदात थीं, जो अमेरिका में लैंड कर रही थी, उन पर आयद किए गए और फिर उसके जो है मुकाबले में चीन की जानिब से भी उतना बड़ा स्टेप तो नहीं उठाया गया, लेकिन तकरीबन 110 अरब डॉलर से ज़ायद के जो है वो एडिशनल टैरिफ्स जो हैं, फिर अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स जो चाइना में इम्पोर्ट हो रही थी, उन पर आयद किए गए। अब मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि अफ़गानिस्तान के बाद जो बाइडेन की एक स्पीच बड़ी मशहूर हुई है, हमें उसके कंटेंट को ज़रा देखने की ज़रूरत है। उसमें उन्होंने कहा कि अब अफ़गानिस्तान हमारे लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं रहा, लेकिन मुस्तक़बिल में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन थिंक टैंक्स और अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स ये समझते हैं कि चीन और रूस जो है वो मुस्तक़बिल में अमेरिकन जो बालादस्ती है या उनके जो उनकी जो डिप्लोमेसी है पूरी दुनिया में, उसके लिए कहीं न कहीं मुश्किल ज़रूर पैदा कर सकते हैं। ये फ़ोन कॉल बिल्कुल जो जी हुई है, ये मोहम्मद ज़मीर असदी साहब ये तो हम भी जानते हैं ना कि पावर सेंटर जो बहुत अरसे तक वेस्ट बना रहा है, चाइना अब कहीं ना कहीं चाहता है, रशिया की भी उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट हासिल है कि अब उसको ईस्ट में लाया जा सके, लेकिन हमें देखना होगा, इसके लिए वक्त दरकार है कि वो इसमें कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता। बाकी जो एक्सपेक्ट हैं उस पर तो आपने बात कर ली, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़मीर असदी साहब, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्ज़िया शेयर कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और जी अब हमें रुख करना है एक और बड़े टॉपिक की तरफ। ये वो टॉपिक है जिस पे दुनिया भर में तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि बात हो रही है। अब इसमें एक नई चीज़ ऐड हुई है। मैं बात कर रही हूँ कोविड को लेकर, कोविड-19 को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर। अब ये खबरें गर्म हैं। पहले तो वैक्सीन लगाई जा रही थी, बड़ों को लगाई जा रही थी, माइल किया जा रहा था, कायल किया जा रहा था, कहा यह जा रहा था कि लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए, लोगों को अपने आप को बचाना चाहिए। लेकिन अभी आपको बताएं कि दुनिया भर में बच्चों को कोविड वैक्सीन दिए जाने के हवाले से माहिरीन एक सफ में खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर, कल हमने आपको आगाह किया था कि क्यूबा में तो एक वैक्सीन तैयार भी कर ली गई है जो बच्चों को लगाई जाएगी, लेकिन बाकी बहुत सारे ममालिक में जब बच्चों को ये वैक्सीन देने की बात हो रही है तो बहुत सारे ममालिक में बहुत से माहिरीन जो हैं वो इस हक में ही नहीं हैं, और वैक्सीन साज जो कंपनियां हैं वो भी बच्चों के हवाले से वैक्सीन की तैयारी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। उधर यूरोपीय यूनियन ने 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की सिफारिश कर दी है। बरतानिया में भी हम देख रहे हैं कि बच्चों की वैक्सीन के हवाले से फैसला चंद दिनों में कहा यह जा रहा है कि सामने आ जाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन और हिफाजती टीकों की जो मुश्तरका कमेटी है JCVI, उसका कहना यह है कि वो इस हक में नहीं है क्योंकि इसके फ़वायद जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं हैं, मामूली फ़वायद हैं।
लेकिन यहाँ एक और चीज़ जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता नाज़रीन, वो ये है कि आया ये माहिरीन इजाज़त दे भी दें, ये माहिरीन रजामंद हो भी जाएं, तो क्या वालिदैन रजामंद होंगे? क्योंकि बहुत सारे वालिदैन तो खुद अपने आप को वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर बच्चों पर लोग रिस्क लेंगे जबकि माहिरीन के आपस के अंदर इतना ज़्यादा तजाद पाया जा रहा है। लेकिन तमाम सेहतमंद बच्चों को वैक्सीन की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए, ये भी फैसला किया गया है। अच्छा, अमेरिका में जिन बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है उनमें 10 लाख बच्चों में 60 केसेस आर्जा किल्लत के हैं और बरतानवी एडवाइजरी बोर्ड के बच्चों को वैक्सीन की मुखालिफत सामने आई है कि वैक्सीन नहीं लगाई जानी चाहिए, लगाई जानी चाहिए, नहीं लगाई जानी चाहिए, लगानी चाहिए तो क्यों, नहीं लगानी चाहिए तो क्यों। इसी चीज़ का जवाब जानने के लिए हमने राबिता किया है डॉक्टर मुमताज़ अली खान साहब से, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं NIH में, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ अली खान साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो ज़रा मुझे ये हमें समझा दीजिएगा, मुझे, हमारे देखने वालों को, कि हम तो ये सुनते चले आए थे कि जो कोविड है वो सिर्फ और सिर्फ बड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बच्चों के लिए तो वो जानलेवा है ही नहीं, बच्चों के लिए वो ख़तरनाक है ही नहीं। तो अगर ख़तरनाक नहीं है तो फिर वैक्सीन लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है सर? थैंक यू सो मच प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बच्चों के हवाले से कोविड का काफ़ी अरसे से एक मुअम्मा चल रहा है, और ये है कि शुरू में जब कोविड आया तो बच्चे अनअफेक्टेड रहे। वो कैरियर तो होते थे लेकिन उसमें इन्फेक्शन के सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे और ज़्यादा उसमें मॉर्टेलिटी या उसमें अमवात बिल्कुल ना होने के बराबर थे। लेकिन इस साल जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ वेव आया, जिसमें हमारे पास वेरिएंट आए, जिसमें हमारे पास डिफरेंट वायरसेस, जिनमें कुछ चेंजेस, कुछ म्यूटेशंस हुई थी, उनमें कुछ सिम्टम्स बच्चों में आने लगे और कुछ बच्चों की अमवात भी इस बीमारी से हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें बड़ों की अमवात और बड़ों की बीमारी की सिविरिटी के साथ, तो अभी भी कम है। और उसकी मेन वजह यह है कि बच्चों में वो रिसेप्टर्स अभी डेवलप नहीं हुए होते जिसके साथ ये वायरस ज़्यादा अटैच हो और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकें। इसलिए ज़्यादा हालात में यही होता है कि बच्चे कैरियर्स तो हो सकते हैं लेकिन उसमें सीवियर सिम्टम्स अभी फोर्थ वेव या डेल्टा वायरस या जितनी भी म्यूटेंट वायरसेस हैं उनके भी सीवियर सिम्टम्स नहीं हैं। जहाँ तक बात है वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीन अभी भी सिर्फ 17 साल से अबव के लिए रिकमेंडेड है। जो बच्चों की वैक्सीन है 12 से 18 साल तक या 17 साल तक, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए रिकमेंडेड है जिनकी ट्रैवल की मजबूरी है, जिन्होंने कहीं ट्रैवल करना हो और वालिदैन उनको मुमताज़ साहब, कल हमने रिपोर्ट किया था क्यूबा में सोब्राना 2 के नाम से एक वैक्सीन बनाई गई है और वो तो कह रहे हैं कि जी जो बच्चा 2 साल का हो गया हम उसको भी ये वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन अभी ये WHO या FDA अप्रूव्ड नहीं है। इस तरह तो बहुत सारी वैक्सीन हैं मार्केट में, पाइपलाइन में। वैक्सीन पे तो बहुत सारा काम हो रहा है इस वक्त, तो ये बहुत बड़ा रिसर्च है। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ उन वैक्सीन की बात करते हैं जो WHO ने अप्रूव की हैं, जो FDA अप्रूव्ड हो और जो रिकमेंडेड हो। बाकी तो पाइपलाइन में या रिकमेंडेशन बहुत की है, कोई वैक्सीन अप्रूव की है डॉक्टर मुमताज़ साहब बच्चों के लिए, खास तौर पर WHO की जानिब से कोई चीज़ ऐसी आई है सामने? बच्चों के लिए सिर्फ फाइजर वैक्सीन इस वक्त रिकमेंडेड है, वो भी उस सूरत में अगर कोई मजबूरी हो। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। बच्चों में सिर्फ ट्रैवल एसोसिएटेड केस, जो हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो ये है कि 12 साल से 17 साल की उम्र तक हम वैक्सीन फाइजर लगा सकते हैं। सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कहीं ट्रैवल कर रहे हो वालिदैन के साथ या कहीं पढ़ाई के लिए जा रहे हो या उनकी ट्रैवल की मजबूरी हो। अदरवाइज़ जो रिकमेंडेशन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हैं, क्योंकि ये एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड डिसीजन होता है जिसके लिए NCUC में काफ़ी सारे डिस्कशंस होती हैं इस पे, और हम वही डिसीजन लेते हैं यहाँ पे जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड हो, जो एविडेंस बेस्ड हो। तो 18 साल से कम यूजुअली जो नॉर्मल हालात है उसमें रिकमेंडेड नहीं है। सिर्फ उन बच्चों के लिए रिकमेंडेड है जिन्हें ट्रैवल करना, और वो फाइजर वैक्सीन है। ठीक है जी। डॉक्टर मुमताज़ अली खान साहब बहुत शुक्रिया, आप सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं NIH में, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाले थे सर, बहुत शुक्रिया। बातें तो आपसे और भी बहुत सारी करनी थी कोविड को लेकर, लेकिन वक्त की चूँकि किल्लत है, फिर किसी रोज़ यकीनन आपको हम ज़हमत दे रहे होंगे जी। अभी प्रोग्राम में हमें आगे बढ़ना है और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हमें जिक्र करना है मलिका एलिज़ाबेथ दाइम और बरतानवी शाही ख़ानदान का, जिसके बारे में एक बड़ा दावा सामने आया है और वो ये है कि ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक जो है उसका ये ख़ानदान बहुत बड़ा हामी है। ये बात मलिका बरतानिया के मुआविन ख़ास की जानिब से कही गई है। नाज़रीन, इंसानी हमदर्दी रखने वाले
ओलेसा लॉर्ड, जो कि पहले सियाह फॉर्म थे, उनकी जानिब से कहा गया है कि जुमे के रोज़ जब उन्होंने चैनल 4 को एक इंटरव्यू दिया है तो उसमें उन्होंने ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। मलिका के मुआविन ने बताया है कि उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिका में पुलिस के हाथों मौत के बाद, आपको याद होगा जॉर्ज एक सियाह फॉर्म थे जिन्हें अमेरिका के एक पुलिस एहलकार ने उनकी गर्दन पर बहुत ज़्यादा जब प्रेशर दिया था अपने घुटने का तो उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से एक पूरी तहरीक शुरू हो गई थी, यूरोप में भी ये फैल गई थी अमेरिका के बाद। अब उसी तहरीक का बरतानवी शाही ख़ानदान जो है वो हामी दिखाई देता है। अच्छा, ये जो इनके मुआविने ख़ास हैं ना जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, इनसे एक सवाल किया गया। उस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि शाही ख़ानदान इस तहरीक का हामी है या नहीं है, तो उनका जवाब ये था कि जी बिल्कुल हामी हैं और मलिका बरतानिया तो बहुत ही ज़्यादा हामी हैं, ये इनकी जानिब से कहा गया है। और ये भी बताया गया है कि शाही ख़ानदान जो है वो नस्ली तासुब से पाक मुआशरा चाहता है। लेकिन नाजरीन, एक दिलचस्प बात, आपको ये याद होगा कि इससे कबल शाही ख़ानदान की जो बहू हैं मेगन, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि उनको नस्ली तासुब का सामना करना पड़ा है। मेगन ने जो इंटरव्यू दिया था, थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेते हैं कि जी क्यों अब ये ख़बर आज ख़ास बनी है, क्यों ये ख़बर हम आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मलिका बरतानिया वही हैं जिन पर उनकी बहू ने मेगन ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो ये कहती हैं जी कि उनका जो अगर बच्चा पैदा होता है मेगन से तो क्या वो ब्लैक होगा, उसकी स्किन का कलर क्या होगा, और इस तरह के बहुत सारे और इल्ज़ामात जो हैं वो मलिका बरतानिया पर लगाए गए। लोगों में बहुत गम और गुस्सा भी पाया गया, बहुत सारे लोग जो लाइक करते थे मलिका बरतानिया को डिसलाइक भी करना शुरू हो गए। लेकिन अब जी ये एक बड़ा बयान जो है उनके मुआविन ने दिया है। अब ये नहीं पता है कि ये इसमें किस हद तक मलिका बरतानिया की जानिब से अब कोई बात सामने आती है तभी पता चलेगा कि वो किस हद तक हामी है। लेकिन उनके मुआविन जो हैं ख़ास, वो ये बात कह रहे हैं तो उस पर यकीन तो हमें करना ही पड़ेगा। बहरहाल जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और बर आज़म में आपको लेकर चलना है और ये बर आज़म है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहरीले सांपों की सबसे ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं। और जैसा कि एक मशहूर मिसाल है कि जहरीले सांप का डसा पानी भी नहीं मांग सकता, तो कुछ इसी किस्म का अलर्ट जारी किया गया है ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में लोगों के लिए। खबरदार उनको ये किया गया है कि गर्मियों के मौसम में ख़ुद को सांपों से महफूज रखें। ऑस्ट्रेलिया में जहरीले सांपों से बचने की तंबीह से मुतालिक हमारे पास एक रिपोर्ट भी है, आपसे शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को जहरीले सांपों का घर कहा जाता है। यहाँ सांप की 170 अक़साम पाई जाती हैं, जिनकी अक्सरियत जहरीली है। यहाँ हर साल 3000 लोग सांप काटने से मुतासिर होते हैं और इनमें से 300 को तरियाक की जरूरत पड़ती है और 1 या 2 अफराद सांप काटने से जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। उमूमन सर्दी और ठंडे मौसम में सांप और इस तरह के दूसरे रेप्टाइल्स अपने अपने बिलों में कायम पजीर रहते हैं, लेकिन जो ही गर्मी का मौसम शुरू होता है तो ये सारे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इस खतरे के पेश नजर ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में सांपों से महफूज रहने के लिए वार्निंग जारी की गई है ताकि लोग हिफाजती तदाबीर अपना लें और खुद को सांपों से महफूज करने के लिए एहतियाती इक़दामात मुकम्मल कर लें। ऑस्ट्रेलिया रेप्टाइल पार्क के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स में कोरोना की वजह से लॉकडाउन का नफाज किया गया है और लोग अपने घरों में रह रहे हैं, जिसमें ज्यादा इम्कानात हैं कि वो घरों से निकलकर जंगल की सैर को चले जाएं और गर्मी शुरू होने के बाद सांप इर्द गिर्द रास्तों में कसरत से नजर आना शुरू हो जाते हैं। न्यू साउथ वेल्स के मकामी हुकूमत ने लोगों को ताकीद की है कि सांप काटने के हवाले से फर्स्ट एड अपने पास रखें और ऐसी किसी सूरत हाल से निपटने के लिए खुद को तैयार रखें। सांप रखने वाले एक शख्स का कहना है कि आम तौर पर सांप इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, ताहम बाहर के मौसम में इनसे एहतियात लाजिम है। उन्होंने कहा, सांप काटने के अक्सर वाकयात तब रूनमा होते हैं जब लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए सांप काटने के हवाले से फर्स्ट एड और मुतासरा शख्स को बचाने का तरीका जानना बहुत जरूरी है। जहरीली सांप के काटने से मुतासरा शख्स के खून के खुलिये तबाह हो सकते हैं, खून गाढ़ा होकर जम सकता है, बहुत ज्यादा खून बह सकता है और जिस्म के टिश्यू तबाह हो सकते हैं। ये सांप की किस्म पर मुनहसिर है कि वो किस कदर जहरीला है, क्योंकि सांप काटने के 30 मिनट में मुतासरा शख्स की मौत भी हो सकती है। मौत हो सकती है और ये तंबीह भी जारी कर दी गई है कि मौसम गर्मा आने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई सैर सपाटों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करेंगे तो फिर इसमें रिस्क ये है कि आप सांप के डसने के वाक़े का शिकार हो सकते हैं। बहरहाल जी, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं जनूबी अफ्रीका। वहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ये नुकसान हुआ जुलाई के महीने में होने वाले फसादात की वजह से। आपको बताएं कि यहाँ 25 अरब रैंड का नुकसान हुआ है। ये फसादात साबिक सदर जैकब जोमा की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए थे, जिसमें लोगों ने 200 खरीदार
खरीदारी के मराकज़ को लूट लिया था और बहुत सारे वेयर हाउसेज और फैक्ट्रियों को नज़र आतिश कर दिया था। क्यों इन फैक्ट्रीज को नज़र आतिश किया गया था, आग लगाई गई थी, ये वजह भी आप जान पाएंगे और अब कितना नुकसान हुआ है, क्लेम कौन कर रहा है गवर्नमेंट से, ये भी आप जान पाएंगे इस रिपोर्ट में। जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर जेकब जुमा की जुलाई में गिरफ्तारी के बाद यहां फूटने वाले फसादात में लूटमार और शॉपिंग सेंटर्स को नजर आतिश करने से 25 अरब रैंड का नुकसान हुआ है। ये रकम अमेरिकी डॉलर्स में 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स बनती है। इन फसादात में 300 लोग मारे गए और 200 खरीदारी के मराकज के साथ वेयर हाउसेज और फैक्ट्रियों को शरपसंद अनासर ने नजर आतिश कर दिया। इन फसादात का मरकज जनूबी अफ्रीका के 2 सूबे गाउटिंग और क्वाज़ुलु नताल थे, जहां मुश्तइल हुजूम ने कारोबारी मराकज को लूटा, दुकानों से चीजें चुराई और कुछ कारखानों को आग लगा दी गई। मुल्क की बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया गया और शुतर बेमुहार की तरह रास्ते में आने वाली हर चीज, हर इमारत और अमलाक को हुजूम की तरफ से नुकसान पहुंचाया गया। जनूबी अफ्रीका की कौमी इंश्योरेंस कंपनी ससरिया के मुताबिक इन फसादात में लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी इनके नुकसान का अजाला करने के लिए सदर सिरिल रामाफोसा की हुकूमत से रकम लेने की दरखास्त कर चुकी है, ताकि जिन लोगों को फसादात में नुकसान हुआ है उनकी तलाफी की जा सके। ससरिया कंपनी के मुताबिक ये फसादात गुज़िश्ता 10 साल में होने वाले सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हुए हैं, क्योंकि 2020 में सियाफाम बाशिंदे जॉर्ज फ्लॉयड के पुलिस के हाथों मौत के बाद होने वाले एहतजाज और मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में होने वाले फसादात से अमरीकी मईशत को 1.5 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ था। इन फसादात की बुनियाद साबिक सदर जुमा की गिरफ्तारी बनी, क्योंकि वो 2009 से 2018 तक मुल्क के सदर रहे हैं। जुमा को अदालत की तरफ से 15 माह की कैद सुनाई गई थी, ताहम 2 महीने जेल में गुजारने के बाद उन्हें तिब्बी बुनियादों पर पैरोल दे दिया गया। जुमा पर इल्जाम है कि उन्होंने फ्रांस की थालिस कंपनी से रवायती हथियारों की खरीदारी में खुर्द बुर्द की है। उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते पैरोल पर रिहा किया गया है और मौजूदा सदर सिरिल रामाफोसा ने अलील जुमा की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और पैरोल देने के अदालती फैसले का खैर मकदम किया है। मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट देखने के बाद हम कह सकते हैं, करे कोई भरे कोई। साबिक सदर की वजह से जो हुआ, मौजूदा सदर से उसके इजाले के लिए कह दिया गया है इस इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से। बहरहाल जी, रिपोर्ट आपने देखी, अहम खबरें आपने जानी, दुनिया भर में क्या कुछ हुआ हमने आपको आगाह किया। इजाज़त दीजिए, अब आपसे मुलाकात होगी पीर की रात। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।